वो 2 वीडियोस अच्छे से देख लो ताकि एक अच्छा क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगा। ओके, अभी हम थोड़े से 2 चैप्टर बचे हैं 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी के, तो हम वो 2 चैप्टर अभी डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 5, यहाँ पर हमको देखना है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, ये अभी तक 3 से 4 बार हम चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, वही चीज इसमें बार बार रिपीट होती है। इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में, इसलिए अलग अलग टाइप के स्पेशीज हमारे पास मिलते हैं। यहाँ पर स्टार्ट चैप्टर के स्टार्ट में उन्होंने एक डेफिनेशन दिया, नेचुरल वेजिटेशन क्या रहता है। नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि चैप्टर यहाँ नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ है, तो natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by the human for a long time। जो ट्रीज ऐसे नेचुरली ग्रो होते हैं विदाउट ह्यूमन एड, तो उनको कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन भी इनको कहा जाता है। और cultivated crops and fruits orchard form the part of vegetation but not the natural vegetation। ये चीज समझो, जो हम एग्रीकल्चर में क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं ना, उसमें तो फार्मर खुद एफर्ट लेता है, फर्टिलाइजर अप्लाई करता है, इरिगेशन देता है, तो ये नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आएंगे बट वेजिटेशन में आएंगे। ओके, वेजिटेशन में काउंट होता है बट नेचुरल वेजिटेशन में नहीं काउंट होता है। ओके, इसके बाद है वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनस स्पेशीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म एज एक्सोटिक। जो हमारे पास के हैं ओरिजिनल, उनको हम क्या कहेंगे, एंडेमिक कहेंगे, और जो बाहर से आए हैं उसको एक्सोटिक कहेंगे। ओके, ये समझ लेना, एंडेमिक स्पेशीज। मुझको बता, पोटैटो एंडेमिक है क्या इंडिया का? पोटैटो नो सर। पोटैटो नहीं है, पोटैटो पोर्तुगीज लेकर आए थे। ओके, शायद ब्राजील से। पोटैको, टोबैको, इसी तरीके से पूछता है ऐसे क्वेश्चन। लास्ट ईयर पाम ऑयल का पूछा था, पाम ऑयल कहाँ से एंडेमिक है। इसी तरीके से टैमरिंड, जो इमली कहते हैं, इमली भी हमारा एंडेमिक नहीं है, बाहर से लाया गया है। टैमरिंड शायद अफ्रीका से कुछ लाया गया है। फिर इसी तरीके से टी, कॉफी, दोनों भी मतलब एक्सोटिक है, मतलब बाहर से लाए हैं, एंडेमिक नहीं है। ओके, और कुछ टर्म्स हैं जैसा फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा is used to denote plants of a particular region of a period। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, और fauna, fauna the species of animal are referred as fauna। फ्लोरा एंड fauna याद रखो। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, ऐसे याद रखो, फ्लावर्स से क्या रहते हैं, मतलब प्लांट, और fauna मतलब एनिमल्स। और यहाँ पर दिया है कि फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वेजिटेशन को, जैसे कि आपका लैंड है, लैंड या टोपोग्राफी। माउंटेन के ऊपर जाओगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, हिल्स पर, प्लेट्यूज पर जाओगे वहां पर अलग रहेगा, प्लेन रीजन में अलग टाइप का वेजिटेशन आएगा। तो ये चीज ये बता रहा हूँ। इसी तरीके से सॉइल, सॉइल भी मैटर करते हैं। सॉइल, उसकी फर्टिलिटी, उसका पार्टिकल साइज, सॉइल की प्रोफाइल, सॉइल का टेक्सचर, ये सारी चीजें ऊपर जो वेजिटेशन आएगा उस पर इम्पैक्ट करेंगे। अभी एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर, हमें शायद डिस्कस भी किया था, उसने पूछा था कि मतलब जो सेवाना है अपना, सेवाना ग्रासलैंड, यहाँ पर बड़े ट्रीज नहीं आते, इसके क्या पॉसिबल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें से एक दिया था सॉइल प्रोडक्टिविटी। ओके, शायद ये हमने डिस्कस किया था क्लास में। तो ऐसा सॉइल एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है वेजिटेशन के लिए, लैंड, सॉइल। इसी तरीके से टेम्परेचर, अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, वहां पर टुंड्रा, अल्पाइन फॉरेस्ट आएंगे। अगर वार्म क्लाइमेट है तो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वहां पर रहेंगे। इसी तरीके से और एक टर्म आती है फोटो पीरियड। फोटो मतलब सनलाइट, पीरियड मतलब सनलाइट कितनी देर तक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी डिसाइड करता है। जैसा फॉर एग्जांपल नीचे एक दिया है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस है। हमको पता है हिमालयन माउंटेन रेंजेस, अगर समझिए इंडिया का ऐसा अगर अपना मैप है, हिमालयन माउंटेन वैसा पैरेलल है, ठीक है, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक। ओके, अब यहाँ पर देखो, जो सन तो यहाँ से अराइज होता है, इस साइड से सन आ रहा है। ओके,
तो सन के रेस कौन से साइड को ज्यादा मिलेंगे, हिमालय के साउथ में या नॉर्थ में? सनरेज सनरेज हिमालय के साउथ में ज्यादा आएंगे क्या नॉर्थ में? नॉर्थ में। नॉर्थ या हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके, अचानक से लेफ्ट हो गया ये, अभी आ रहा है आवाज? जी सर। हम कहाँ तक थे बताना, मैं फिर से वहां से स्टार्ट करता हूँ। ये पेज हम देख रहे थे, कहाँ तक थे हम? प्रिसिपिटेशन, वेस्टर्न घाट हम सर देख रहे थे। हाँ, ये हिमालय। शेयर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है सर। हाँ, चेक करना एक बार, क्योंकि कुछ बच्चों को दिख रहा है। एक बार चेक करो, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, ओके। तो मुझको बता, हम कहाँ तक थे जब हम डिस्कस कर रहे थे? ये हम प्रिसिपिटेशन देख लिए थे, हिमालय के सदर्न साइड और नॉर्थ में डिफरेंस रहता है, ये शायद हमने देख लिए थे। ठीक है, मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी को? फाइंड आउट सोल्यूशन। कहाँ तक थे? सनलाइट फाइंड के आउट बारे में बोल रहे थे सर, वो जो रेस हिमालय पे पड़ते हैं सनलाइट हिमालय के, का तो देख रहे हैं। नॉर्थ के साइड पे। जी सर। ठीक है, हिमालय में देखो सनरेज जो है मोस्ट ऑफ द ईयर सदर्न साइड पे ज्यादा आते हैं, तो इसकी वजह से सदर्न साइड पे वेजिटेशन ज्यादा रहता है, ठीक रहता है। नॉर्दर्न स्लोप पे वेजिटेशन कम रहता है। इसी तरीके से जो मानसून रेनफॉल भी हो रहा है ना, साउथ साइड में हिमालय में ज्यादा होता है, तो वो भी एक रीजन है। ठीक है, ये क्या है? ऐसा ही केस सिमिलर वेस्टर्न घाट का होता है। वेस्टर्न घाट आप समझो, इमेजिन करो इंडिया का वेस्टर्न घाट, मतलब वहां पे अपने साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आते हैं। ठीक है, ये मानसून विंड्स आएंगे, और ये जब विंड्स आते हैं तो वेस्टर्न घाट से टकराते हैं और ऊपर इनके ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जब जैसे ऊपर जाएंगे कूल हो जाएंगे और वहां पे रेनफॉल होगा, उसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये जो रेनफॉल होता है वेस्ट साइड ऑफ वेस्टर्न घाट ज्यादा होता है, और ईस्ट साइड में बहुत कम रेनफॉल होता है। इसी वजह से वेस्टर्न स्लोप पर, वेस्टर्न घाट में ठीक वेजिटेशन मिलेगा, और ईस्टर्न स्लोप पर थिन वेजिटेशन रहेगा। ये चीज भी आप समझ लें। इसी तरीके से इकोसिस्टम भी एक फैक्टर है। इकोसिस्टम मतलब जैसा प्लांट है, दूसरे अदर स्पेशीज हैं, जैसा इन्वेजिव स्पेशीज वगैरह हैं, या फिर प्रेडेटर, एनिमल, बर्ड्स, ये सारी चीजें मैटर करती है वेजिटेशन डिसाइड करने के लिए, तो इनका भी एक रोल रहता है। यहाँ पर एक रिपोर्ट दिया गया, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये हर 2 साल में, मतलब बाइनियल है, हर 2 साल में एक बार आता है। तो 2011 के यहाँ पर ये लोगों ने रिपोर्ट दिया था, वो हिसाब से इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर था 21.05%। बट लेकिन अभी का जो लेटेस्ट डाटा है ये याद रखना, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021-22, इसके हिसाब से जो इंडिया में फॉरेस्ट कवर है इट इज 24.62%। ओके, इसको याद रखना, 24.62% अभी अपने पास फॉरेस्ट कवर है। और जो हमारा टारगेट कितना है फॉरेस्ट कवर का, कितना टारगेट हमको कितने तक बढ़ाना है फॉरेस्ट कवर, तो बताएंगे? 33%। ये हमारा इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज के अंडर में ये हमारा टारगेट। ओके, यहाँ पर एक मेन एवरेज एनुअल टेम्परेचर दिया है। ट्रॉपिकल रीजन में 24 डिग्री सेल्सियस रहता है, सब ट्रॉपिकल में उसकी रेंज 17 to 24, टेम्परेट में 7 to 17, अल्पाइन में 7 से कम। ओके, और यहाँ पर कुछ दिया है, जैसे ट्रॉपिकल में फ्रॉस्ट नहीं रहता। फ्रॉस्ट क्या रहता है पता है? दो चीजें समझो, एक ड्यू रहता है, एक फ्रॉस्ट रहता है। ड्यू एंड फ्रॉस्ट। ड्यू क्या होगा? अक्सर ये विंटर सीजन में अपने पास होता है, सुबह के टाइम पे, मतलब अपने झाड़ के पत्ते, दरख्त के पत्ते, या फिर आपके सीट के कवर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एयर का जो मॉइस्चर रहता है ना, वो तो वेपर रहता है,
लेकिन सुबह में क्या होता है, सुबह के टाइम पे टेम्परेचर कम होने की वजह से इसके ऊपर वो मॉइस्चर कन्वर्ट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, और इसके ऊपर पानी जमा होता है पत्तों के ऊपर, या गाड़ी का सीट कवर है आपका, तो इसके ऊपर भी ये जमा होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ड्यू कहेंगे। ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर और ज्यादा ड्रॉप होता है और वो 0 डिग्री से कम हो जाता है, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये फ्रीज हो जाते हैं और आइस में कन्वर्ट होते हैं और डिपॉजिट होते हैं, मतलब ल्यूज पर या फिर गाड़ी के सीट कवर पर। इसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट कहते हैं। ओके। ड्यूज और फ्रॉस्ट आ रहा है डिफरेंस समझ में। फ्रॉस्ट जब होता है जब टेम्परेचर और कम हो जाता है। एक और चीज रहती है फॉग। फॉग में क्या होता है पता है, मतलब जैसा ड्यू में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स तैयार हो रहे हैं ना पत्तों पर, ऐसी चीजें जो सेटल्ड है। लेकिन फॉग में क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो रहते हैं एयर के, जैसा डस्ट वगैरह है, डस्ट के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट जमा होते हैं, उसको कहते हैं फॉग कहते हैं। डस्ट के ऊपर जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, इसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। दिल्ली में वगैरह इसका बहुत इशू हो जाता है। और खासतौर पर विंटर सीजन में स्मॉग बनता है। स्मॉग मतलब स्मोक प्लस फॉग। स्मोक जो रहता है पर्टिकुलेट मैटर वगैरह या फिर पोल्यूटेंट, और इनके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं, तो इससे तो विजिबिलिटी और कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं स्मॉग कहते हैं। ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग और स्मॉग। यहाँ पर स्टेट वाइज डाटा दिया है, कौन से स्टेट में कितना परसेंटेज फॉरेस्ट कवर है। ओके। तो ये तो पुराना डाटा है। अभी अगर लेटेस्ट का अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे, तो बताएंगे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे। एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, हाँ। मध्य प्रदेश में एरिया वाइज अगर देखते हैं, एरिया वाइज मतलब कि स्क्वायर किलोमीटर एरिया सबसे ज्यादा, तो वो है मध्य प्रदेश में एरिया वाइज। एमपी में परसेंटेज वाइज, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहाँ पे, मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मिजोरम। और दोनों में भी सेकंड पे है अरुणाचल प्रदेश। ओके। सेकंड एरिया वाइज भी परसेंटेज वाइज भी सेकंड पे आता है अरुणाचल। ओके। इसके बाद देखो, ट्रॉपिकल इवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडिवस, ट्रॉपिकल थॉर्न, मॉन्टेन और मैंग्रोव, ये कई बार हम लोग देख चुके हैं। इवरग्रीन में ऑल द ईयर उनके लीव्स रहेंगे, वो शेड नहीं होते हैं। डेसिडिवस में लीव्स शेडिंग होती है। थॉर्न में लीव्स के बजाय उनको थॉर्न रहेगा। माउंटेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट जो माउंटेन रीजन्स पे आते हैं। और मैंग्रोव, मैंग्रोव जो कोस्टल रीजन पे सलाइन मार्शी सरफेसेस पे जो आते हैं, उनको हम मैंग्रोव कहते हैं। ये वाली डायग्राम है आपकी ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट की। ओके। याद रखना, ये एकदम डेंस वेजिटेशन रहता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, क्योंकि वाटर भी ज्यादा है, सनलाइट भी एकदम अबंडेंट है, तो बहुत ज्यादा वेजिटेशन होता है। लेकिन फिर यहाँ पर ट्रीज में कंपटीशन होता है, क्योंकि रिसोर्सेज तो है लेकिन ट्रीज भी उतने ज्यादा है, तो सन रेज ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए इनमें कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से इनकी हाइट बहुत बढ़ती है। तो ये हाइट ज्यादा रहती है ट्रॉपिकल वेजिटेशन में। 40 मीटर, 60 मीटर, देखो 60-60 मीटर तक भी यहाँ पे ट्रीज जाते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम दिया है। मतलब ये डायग्राम याद रखना, जैसा जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल है, वहां पर आपको इवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो 200 से ज्यादा सेंटीमीटर वाला रेनफॉल वाला ये रीजन है, वेस्टर्न घाट वाला रीजन और नॉर्थ ईस्ट का रीजन। यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, ट्रॉपिकल इवरग्रीन, ये अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। इसके बाद देखो, जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट रहते हैं ना, तो ये हमको सबसे ज्यादा मिलेंगे यहाँ पर, ये बीच वाले रीजन में ट्रॉपिकल डेसिडियस, ये वाला पार्ट। ओके। यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस रहेंगे। और दूसरा रहता है फिर माउंटेन फॉरेस्ट है माउंटेनियस रीजन में, ये वाले रीजन में माउंटेन फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल रीजन में, जैसा चिल्का लेक है या फिर सुंदरबन है, यहाँ पर मैंग्रोव।
और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये जो डेजर्ट रीजन रहता है या फिर मराठवाड़ा जो ड्रॉट प्रोन रीजन वगैरह है, वहां पर थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से टाइप का फॉरेस्ट है? एवरग्रीन, डेसिडुअस, माउंटेन, which type of forest we have highest? deciduous. Deciduous। Deciduous में तो कौन सा है, थॉर्न या ड्राई? ये ड्राई या वेट? Dry sir. कौन सा? ड्राई। बस Wet. वेट डेसिडुअस सबसे ज्यादा है, वेट डेसिडुअस। ठीक है, ये याद रखना, वेट डेसिडुअस। और ऐसा जनरल पूछा तो डेसिडुअस सबसे ज्यादा है, क्योंकि देखो डेसिडुअस जो वेट डेसिडुअस है इसके लिए रेनफॉल लगता है 100 to 200 सेंटीमीटर। ओके, एवरग्रीन के लिए लगता है मोर देन 200, डेसिडुअस के लगता है 100 to 200, और इसके लिए जो ड्राई डेसिडुअस के लिए 60 to 100 लगता है। और इंडिया का जो एवरेज रेनफॉल है वो 110 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब ज्यादा तो पार्ट पे 110 से ज्यादा सेंटीमीटर रेनफॉल, इसलिए वेट डेसिडुअस हमारे पास ज्यादा है। तो ये याद रखना। ट्री के स्पेशीज तो पता है हमको, एवरग्रीन में इबोनी, माहोगोनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना, ये ट्रीज रहते हैं। इसके बाद जो डेसिडुअस है, डेसिडुअस में देखो 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, और जो स्पेशीज रहते हैं टीक, साल, शीशम, बाम्बू, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ये सारे स्पेशीज यहाँ पर। ये वेट डेसिडुअस है, और ड्राई डेसिडुअस में 60 to 100 सेंटीमीटर, 70 to 100 ये रेनफॉल की रेंज चाहिए। ओके, थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट के एग्जांपल है अकेशिया, पाम, यूफोरिया, कैक्टाई। ये पूरे याद रखने की जरूरत है, कैक्टी वगैरह ऐसे याद रखना, कैक्टाई, प्रिकलीपर, बबूल। माउंटेन फॉरेस्ट, हमारे पास माउंटेन बहुत है, इसलिए माउंटेन फॉरेस्ट भी हमारे पास मिलेंगे। माउंटेन में याद रखना, जैसे हम ऊपर जाते हैं हाइट जैसे हमारी चेंज होती है, इसी तरीके से ऊपर का टेम्परेचर और रेनफॉल चेंज होगा, और वेजिटेशन भी चेंज होगा नीचे से ऊपर। नीचे जाएंगे तो वहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रहेंगे, और ऊपर जाएंगे तो बीच में रहेंगे टेम्परेट, और ऊपर जाएंगे तो उसको पोलार, पोलार या फिर टुंड्रा वेजिटेशन। तो ये चार, ये सब टाइप की वेजिटेशन हमको हिमालयस पर मिलेंगे। तो ये चीज यहाँ पर दी गई है। कोनिफेरस फॉरेस्ट भी मिलते हैं, पाइन, देवदार, फर, स्प्रूस। ये कुछ स्पेशीज हैं, ट्री के स्पेशीज जो कि यूजफुल हैं आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जांपल सर्पगंधा, ये ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, और ये इंडिया में मिलता है, सर्पगंधा। अर्जुन, अर्जुन नाम का एक ट्री आता है टू क्योर ईयर एक, कान में दर्द हो रहा है तो अर्जुन। इसी तरीके से जामुन आता है, जामुन, जामुन बीच में बीज रहता है, ग्रेप के जैसा शेप रहता है, और जामुनी कलर हम बोलते हैं ना, वही जामुन। तो जामुन क्या है, डायूरेटिक है। डायूरेटिक मतलब एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन। किसी को यूरिन में दिक्कत हो रहा है तो यूरिन फॉर्मेशन में जामुन का हेल्प हो सकता है। इसी तरीके से इसका जो सीड का पाउडर है उसका यूज होता है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। फिर तुलसी तो हर घर में रहता है, इसका यूज होता है टू क्योर कफ एंड कोल्ड। तुलसी का प्लांट का यूज होता है कफ एंड कोल्ड। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लॉयन। इंडिया ओनली कंट्री जहाँ पर टाइगर और लॉयन दोनों भी है। एंड गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लॉयन। ग्रीन फॉरेस्ट एक ही ऐसा हैबिटेट है एशियाटिक लॉयन का, ओनली एग्जिस्टिंग हैबिटेट फॉर एशियाटिक लॉयन, ये भी याद रखना, गिर फॉरेस्ट। ये हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, थोड़ा सा पढ़ते रहना। जैसा राजा जी है उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट ये भी उत्तराखंड में, दुधवा, दुधवा है यूपी में। ओके, गोरुमारा वेस्ट बंगाल में है, काजीरंगा, महानदी, दाचीगाम, ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, दाचीगाम। दाचीगाम नहीं सॉरी, हेमिस नाम का है, वो है सबसे बड़ा, वो भी उधर ही लद्दाख में, दाचीगाम।
फिर इसी तरीके से कन्ना, ताडोबा, संजय गांधी और ये इतुर नगरम, बांदीपुर, मुदुमलाई, ये टाइगर रिजर्व भी, ये दोनों भी कर्नाटक में, बांदीपुर, मुदुमलाई, कर्नाटक केरला बॉर्डर, गोंडी, ठीक है। ये इसको बार बार देखा करना। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है, तो हम इसको बायोस्फीयर रिजर्व को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। अभी देखो ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, टोटल 18 है, लेकिन उसमें से जो 12th है, तो 12 को रिकग्निशन मिला है यूनेस्को से। यूनेस्को अपना एक प्रोग्राम चलाता है, मैप, जिसको हम कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें बायोस्फीयर को, ट्रीज को वगैरह प्रोटेक्शन करना, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना। तो यूनेस्को इसमें क्या करता है, कुछ प्रोजेक्ट को रिकॉग्नाइज करता है और खुद फंडिंग वगैरह हेल्प करता है, गाइडेंस देता है, गाइडलाइंस। तो इस ये प्रोजेक्ट में इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया के जो मैप प्रोग्राम है उनकी लिस्ट है यहाँ पर। जैसा सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, सिम्पलीपाल ओडिशा, पंचमरी मध्य प्रदेश, नोकरेक मेघालय, नीलगिरी तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु में, ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार वही अंडमान में आएगा, अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़, अगस्ती मलाई केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे, कांचनजोंगा ये है सिक्किम में, सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पे कांचनजोंगा। और लेटेस्ट एडिशन है पन्ना टाइगर रिजर्व, ये 12th बायोस्फीयर रिजर्व है अंडर यूनेस्को, पन्ना टाइगर रिजर्व इन एमपी, इसको भी ऐड किया गया। यहाँ पर देखो कुछ फैक्ट्स हैं, जैसा लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व वो है गल्फ ऑफ मन्नार, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना है, इंडिया की बात कर रहे हैं। और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। और जो फर्स्ट अंडर अभी आवाज आ रहा है मेरा? एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर। ओके, ठीक। तो हम बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह वो देख रहे थे। ये इंडिया के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ना, वो पूरे यहाँ पर दिए गए हैं, इसको अच्छे से देख लो। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड, सिक्किम में कांचनजोंगा है, अरुणाचल में दिहांग दिबांग, आसाम में दिब्रू साइकोवा, मानस भी आसाम में है, नोकरेक मेघालय, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सिम्पलीपाल ओडिशा, अचानकमार अमरकंटक ये बॉर्डर पे एमपी छत्तीसगढ़, पन्ना एमपी में, पंचमरी एमपी में, रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, शेषाचलम आंध्रा में है, नीलगिरी बॉर्डर पे है, अगस्ती मलाई ये भी बॉर्डर केरला तमिलनाडु, और गल्फ ऑफ मन्नार। इसी तरीके से ग्रेट निकोबार, ये याद रखें। शेषाचलम इसको कैसे याद रखेंगे? शेषाचलम मतलब ऐसे याद रखो, आंधी चली, आंधी चली, आंधी से आंध्रा, चलम से शेषाचलम, शेषाचलम कहाँ पर है? तो आंध्रा में है। इसी तरीके से ये दोनों में भी कंफ्यूज होता है, दिब्रू साइकोवा और दिहांग दिबांग। तो यहाँ पर ऐसे याद रखो, अरुणा दीदी, अरुणा दीदी मतलब अरुणाचल में दीदी, दिहांग दिबांग अरुणाचल में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल में, तो दिब्रू साइकोवा आसाम में हो। और ये पूरे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। उसको से थोड़ा सा कौन सा रिवर्स जाता है, ये एक दो बार थोड़ा सा पढ़ लिए तो याद रहेगा। जैसा नीलगिरी है, नीलगिरी से रिवर जाते हैं, भाविनी, मोयर, काबिनी, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी के। चलिया, पुनम पूजा, याद नहीं करना है, बस जब भी पढ़ रहे तो एक बार देख लेने का। नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, यहाँ से ऋषि गंगा जाती है, ये ऋषि गंगा पासेस थ्रू नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद है नोकरेक, नोकरेक ये मेघालय से, यहाँ से जाती है गनोल, दारेंग, सिमसैंग।
ग्रेट निकोबार, ऐसे कुछ कुछ खास रिवर तो नहीं है। गल्फ ऑफ मन्नार तो ओशन में ही है। मानस, मानस से मानस रिवर जाती है। सुंदरबन से मेघना, मेघना पद्मा जो भी कहना आपको, गंगा के जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो जाएंगे। सिंपली पाल, सिंपली पाल इसमें पाल है तो पल पल रिवर यहाँ से जाती है, पल पल, बुद्धबल, ये रिवर्स सिंपली पाल से जाते हैं, उड़ीसा से है ये। दिब्रू साहिबवा जो आसाम का है, तो यहाँ से जो रिवर जाते हैं दिब्रू और ब्रह्मपुत्रा, ये दो रिवर जाते हैं दिब्रू साहिबवा से, दिब्रू एंड ब्रह्मपुत्रा। इसके बाद है दिहांग दिबांग, अरुणाचल में। तो यहाँ से जो रिवर जाएंगे दिहांग, दिबांग एंड देन ट्रिब्यूटरी। दिहांग हमने देखा था, ब्रह्मपुत्रा का एक दूसरा नाम है दिहांग, दिबांग ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये दोनों रिवर्स यहाँ से जाते हैं। पंचमरी, पंचमरी एमपी में है, यहाँ से जाती है देनवा, देनवा रिवर पंचमरी से जाती है। कांचनजोंगा, कांचनजोंगा से तिस्ता रिवर जाती है, याद रखना सिक्किम में है तिस्ता रिवर, कांचनजोंगा। और इंडिया का फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। हेरिटेज साइट दो टाइप के रहते हैं, एक कल्चरल हेरिटेज और दूसरा रहता है नेचुरल हेरिटेज। तो ये दोनों यहाँ पे कल्चरल भी है, नेचुरल भी। कल्चरल मतलब कुछ ह्यूमन मेड, ह्यूमन ने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, बिल्डिंग बना, जैसे ताज, क्या है अपना, ताजमहल कल्चरल हेरिटेज है। और कुछ रहते हैं नेचुरल हेरिटेज, जो ब्यूटी की वजह से आते हैं वहाँ पे, नेचुरल ब्यूटी। तो ये दो यहाँ पर दोनों भी कांचनजोंगा में, तो उसको मिक्स्ड हेरिटेज कहते हैं। अगस्ती मलाई केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे, यहाँ से रिवर जाती है तमरापरानी, तमरापरानी रिवर अगस्ती मलाई से जाती है। अचानकमार अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से रिवर जाती है नर्मदा, सोन। इसी तरीके से कच्छ, कच्छ जो है यहाँ से जाती है लूनी, वेस्ट बनास, लूनी याद रखो बस, कच्छ से जाती है। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट ही हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से जाती है पीन, चंद्रभागा, स्पीति। पीन, चंद्रभागा, चंद्रभागा शायद ये दिख रहा है, चिनाब के जो दो स्ट्रीम रहते हैं चंद्रा और भागा, तो ये स्पीति, स्पीति ग्लेशियर है, ये भी वहां से जाती है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। शेषाचलम आंध्रा, कोई खास रिवर तो नहीं है, पर यहाँ पर एक फेमस टेम्पल है श्री वेंकटेश्वरा, जिसको हम तिरुपति कहते हैं। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है, तो वो तिरुपति टेम्पल के नजदीक ही है, याद रखना। शेषाचलम नेशनल पार्क है वहां पर तिरुपति के पास। और एक पन्ना टाइगर रिजर्व, यहाँ से जाती है केन रिवर। अभी हम जब देख रहे थे ना केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, तो यहाँ इसके इन्वायरमेंटलिस्ट उसको ऑब्जेक्ट कर रहे थे क्योंकि वो पन्ना टाइगर रिजर्व से जाएगी। केन बेटवा टाइगर रिजर्व, याद रखना, केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पन्ना से जाता है। ओके, ये था। अभी जो लास्ट वाला चैप्टर है, यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में जिक्र है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में खासतौर पे कुछ फैक्ट्स हैं, जैसा द फर्स्ट सेंसस, a census is official enumeration of population done periodically. In India, first census was held in the year 1872. The first complete census, however, was taken in year 1881. First complete census 1881 में हुआ और first census हुआ 1872 में। 1872 में वाइसरॉय कौन था इंडिया का? 1872 वाइसरॉय कौन था? एनीबॉडी गेस तो करो कोई। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था 1856-57 के टाइम में, 62 तक था वो। 72 में आता है लॉर्ड मेयो, मेयो याद रखना, he was the only viceroy who was assassinated in India. ओके, मेयो, मेयो का रिजोल्यूशन भी आप पढ़े होंगे, मेयो रिजोल्यूशन फेमस है, उसके जरिए उसको कहते हैं फादर ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल बॉडीज को फंडिंग करने के लिए उसका रिजोल्यूशन था, मेयो रिजोल्यूशन कहते हैं उसको। उसने कॉलेज भी बनाया था, राजकोट कॉलेज, जो प्रिंसली स्टेट्स के उनके प्रिंस वगैरह है उनको पढ़ाई के लिए, राजकोट और एक बनाया था, दो कॉलेज बनाए थे, राजकोट एक है शायद, अजमेर में किधर तो वहां पर और एक है। इंडिया के पॉपुलेशन का है। दरअसल ये जो बुक बनाई गई थी 2001 का रिपोर्ट पे बनाई गई है, तो हमको लेटेस्ट रिपोर्ट देखना है जो इसमें ऐड किया गया ऑलरेडी, इट इज देयर।
तो अभी देखो इंडिया का प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, शेयर इन वर्ल्ड पॉपुलेशन 17.7% है। मतलब अगर वर्ल्ड में 100 लोग हैं तो उसमें से मतलब सपोज 18 लोग इंडिया से रहते हैं। चाइना से 18.5 है, इंडिया से 17.7 है। आपको पता है ब्रिक्स, ब्रिक्स और एससीओ, ठीक है, तो ये दोनों का अगर पॉपुलेशन में शेयर देखा जाए तो ये है 40%। क्योंकि इंडिया चाइना दोनों भी है ना इसमें, इंडिया का 17 है, चाइना का 18 है, दोनों मिलके ही 36 कुछ हो रहा है, 35-36। तो मतलब आराम से पॉपुलेशन 40% पहुंच जाती है। थोड़ा सा इंट्रो में वगैरह काम में आएगा, ब्रिक्स पे कोई क्वेश्चन आए तो ब्रिक्स अकाउंट फॉर 40% शेयर इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। सिमिलरली एससीओ में भी उसी तरीके से। और इंडिया का जो डिकेडल ग्रोथ रेट है 17.7% है, वो भी सेम ही है। डिकेडल 10 साल में कितना परसेंट पॉपुलेशन बढ़ा है। सपोज 2010 में हमारा 100 पॉपुलेशन है, तो 2020 में हमारा कितना हो रहा है, 117 हो रहा है। तो उसको कहते हैं 70% डिकेडल ग्रोथ रेट। यहाँ पे ध्यान देना, डिकेडल एक रहता है डिकेडल ग्रोथ और एक रहता है एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल कितना बढ़ रहा है। तो वो तो कम रहेगा, वो कुछ 1.5% वगैरह ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। डिकेडल ग्रोथ और एनुअल ग्रोथ रेट दोनों में डिफरेंट है। एनुअल ग्रोथ रेट कम रहता है हमारा। जस्ट 1 मिनट। ओके, इसके बाद देखो क्या है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा स्टेट जो पॉपुलेशन है यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र है। यूपी देन महाराष्ट्र। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे इंडिया में, कौन से स्टेट में? लोएस्ट पॉपुलेशन फर्स्ट, सबसे कम पॉपुलेशन है हमारी सिक्किम में, ठीक है, याद रखना सिक्किम। ओके, और एरिया के हिसाब से अगर बोला जाए सबसे छोटा स्टेट, तो सबसे छोटा स्टेट आएगा हमारा गोवा। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बोला जाए तो वो है सिक्किम। यहाँ पर वही चीज है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट रहता है वो डिसाइड करता है बर्थ रेट और डेथ रेट। डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इसको कहते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसको कहेंगे बर्थ और डेथ रेट। लेकिन और एक तीसरा फैक्टर इसमें मेजर रोल प्ले करता है, वो रहता है माइग्रेशन। इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन कितना हो रहा है। तो जो आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट रहेगा उसमें 3 चीजें लिए जाती है एक्चुअल ग्रोथ रेट में, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ये तीनों का मिलके जो हमको मिलता है उसको हम कहते हैं एक्चुअल ग्रोथ रेट। और जब नेचुरल ग्रोथ रेट देखते हैं तो सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों में कंसिडर करते हैं। एज स्ट्रक्चर है इंडिया का, अडल्ट कितने हैं, एज कितने, चिल्ड्रन कितने हैं। तो इसमें देखो तो आपको समझ में आएगा, अडल्ट पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे पास, इसीलिए इंडिया को यंग कंट्री कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया के पास हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है। सेक्स रेशियो की बात आई तो इंडिया का जो सेक्स रेशियो है अभी अराउंड 940 के आसपास है। और इसको आप गौर से देखोगे 71, 81, 91, 2011 तो एक फिक्स ट्रेंड नहीं है, ठीक है। 61 में 941 था, फिर 930 हो गया, फिर बढ़ा 934 हो गया, उसके बाद और कम हो गया 929 हो गया, फिर बढ़ा, अब बढ़ रहा है। मतलब पिछले 2-3 डिकेड से बढ़ रहा है, उससे पहले कुछ फिक्स ट्रेंड नहीं है। सबसे ज्यादा केरला में है, पर ये 2001 का डाटा है, अभी अराउंड 1084 कुछ है केरला में। हाईएस्ट केरला है, केरला के बाद पौंडीचेरी आता है। सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है? हरियाणा। हरियाणा में सबसे लोएस्ट। बराबर बराबर। ओके, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इसके बारे में यहाँ पर दिया है। ओके, तो हमने, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने ऑफिशियल लेवल पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेकर आया था। 1972 में ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेकर आए थे। और हमारे पास जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की, वही अभी तक चल रही है। तो इसके कुछ टारगेट्स थे, जैसा कंपल्सरी स्कूलिंग अप टू 14 ईयर, ये था। फिर इसी तरीके से जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट
30 से कम कराना है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 100 से कम कराना है, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 100 से कम कराना है। फिर इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज हैं उसको एक तो है डिलीवरी बाय एक्सपर्ट, उसको 80% तक कराना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 100%, सॉरी डिलीवरी बाय एक्सपर्ट 100% कराना है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एटलीस्ट 80% कराना है। तो ये इसके टारगेट थे, लेकिन ये सारे टारगेट हमको अचीव करना था 2010 तक। इसको कहते हैं मीडियम टर्म टारगेट। और इसका और एक टारगेट था जिसको हम लॉन्ग टर्म टारगेट कहते हैं कि रिप्लेसमेंट लेवल TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट लेवल मतलब 2.1 तक लेकर आना है। तो ये भी एक इसका टारगेट था, मतलब टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय 2045, ये टारगेट, ये हमने अचीव कर लिया। अभी हमारा जो TFR है वो 2.0 हो गया है। ओके, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हो गया हमारा। यहाँ पर अपेंडिक्स वगैरह दिया, ये थोड़ा आप लोग पढ़ लो। स्टेट में अगर बात करते हैं तो सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे 2011 का। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे कम पॉपुलेशन है, 64,000 पीपल है वहां पे। और इसके बाद जो हाईएस्ट शेयर है यूपी का है, 16% पॉपुलेशन है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है। फिर अगर इसकी बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो सबसे ज्यादा है बिहार में 1102। बिहार का याद रखना, बिहार में सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, बिहार देन वेस्ट बंगाल, और उसके बाद फिर केरला आएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे, बताओ मुझको, सबसे कम लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कह रहा हूं। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? Am I audible? देखो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल की, देखो अरुणाचल की 13 ही है, डेंसिटी बोल रहा हूँ। लोएस्ट पॉपुलेशन बोला जाए तो सिक्किम की, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर कहा जाए तो अरुणाचल की, ठीक है। ये हमारा डिकेडल ग्रोथ रेट दिया है, तो 10 साल में कितना परसेंटेज से बढ़ रही है। तो पहले रेट ये बढ़ते ही गया, 1930 के 1 से ये बढ़ते गया, 14, 13, 21, 24, यहाँ पर हाईएस्ट था, 71 में सबसे हाईएस्ट था। फिर 81 से फिर हमारा डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, 24.66, 23, 21, अब है 70। तो यहाँ से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, याद रखो 81 से हमारा डिक्लाइन स्टार्ट है। ये एनुअल ग्रोथ रेट है, एनुअल मतलब हर साल कितने परसेंट से बढ़ रहा है। ओके, तो ये भी देखो, यहाँ पर भी समझ में आएगा। Am I audible? अभी हम 10th स्टैंडर्ड वाली एनसीईआरटी थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट देख लेते हैं। ओके,